स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने देखा था मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में। मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। वो कौन कौन सी हैं? बैगा, सहरिया और भारिया। ये हैं प्रमुख जनजातियां जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। मैंने बैगा जनजाति का शुरुआती परिचय, उनका निवास क्षेत्र और आर्थिक क्रियाएं बताई थी। जो आज की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि बैगा जनजाति की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, उनकी सामाजिक संरचना क्या है और उनकी सांस्कृतिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक परंपराएं क्या क्या हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखिए इनकी धार्मिक मान्यताएं। जिस तरह से गौड़ जनजाति के लोग आत्मावाद में विश्वास रखते हैं, अर्थात जो अपने पूर्वज होते हैं उनकी मृत्यु के पश्चात उनका जो चबूतरा बनाया जाता है मृत्यु स्थल पर, टोटम प्रथा के अंतर्गत उसका पूजन करते हैं। तो इसी तरह से बैगा जनजाति के लोग भी आत्मावाद में विश्वास रखते हैं, अपने पूर्वजों का पूजन करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, ये तांत्रिक क्रियाओं, जादू टोना, झाड़ा फूंक में विश्वास भी रखते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि बीमार पड़ते हैं ये लोग तो विशेष औषधि की जगह झाड़ फूंक और जादू टोना का सहारा लेकर ठीक होने का प्रयास करते हैं। इसलिए बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियों से रक्षा के लिए एक अलग देवता का पूजन करते हैं, उन्हें कहा जाता है दूल्हा देव। दूसरी चीज, इनके जो प्रमुख देवता हैं वो हैं बूढ़ा देव। प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं। बीमारियों से रक्षा हेतु दूल्हा देव का पूजन करते हैं। और भूमि के देवता, जिस तरह से गौड़ जनजाति के लोग भूमि के देवता किसे मानते हैं? ठाकुर देव को। उसी तरह से ये लोग भी ठाकुर देव को, ठाकुर बाबा को क्या मानते हैं? भूमि का देवता, और उनका पूजन करते हैं। ठीक है। तीसरी बात, इनमें आराध्य वृक्ष है साज। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जिस वृक्ष का सर्वाधिक पूजन करते हैं, पवित्र मानते हैं, उसे बोलते हैं साज। साज के वृक्ष को सर्वाधिक पवित्र मानते हैं। यहां तक कि उस वृक्ष के पत्तों को हाथ में लेकर उनसे सच बुलवाया जाता है, या जो वचन दिए जाते हैं वो साज के वृक्ष के पत्तों को हथेली में लेकर विशेष वचन दिए जाते हैं। तो इतना पवित्र माना जाता है। तो यह प्रश्न आ चुका है कि बैगा जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं, या उनका जो आराध्य वृक्ष है वो क्या है? साज। इसके अलावा इनमें एक और धार्मिक मान्यता है कि हल को जमीन में चलाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह धरती को अपनी माता स्वरूप पूजते हैं। तो हल को जमीन पर चलाना वर्जित है, और महिलाओं द्वारा हल को टच करना, स्पर्श करना, वो भी पूर्णतः वर्जित है। तो ये इनकी प्रमुख धार्मिक मान्यताएं हैं। इसके अलावा अब देखते हैं इनकी सामाजिक संरचना। जिस तरह से अन्य जनजातीय लोग समाज में संयुक्त परिवार में रहते थे, उसी तरह से ये लोग भी संयुक्त परिवार में रहते हैं। दूसरी बात, इनका जो समाज होगा वो पितृसत्तात्मक होगा। पितृसत्तात्मक का अर्थ ये हुआ कि यहाँ के जो लोग होंगे उसमें घर का जो मुखिया होगा वही घर के सारे निर्णय लेगा। ठीक है। दूसरी बात, ये लोग संयुक्त परिवार में निवास करते हैं। जितने भी जनजातीय लोग हैं सभी कैसे रहते हैं? संयुक्त परिवार में, अलग अलग नहीं रहते हैं। दूसरी बात, इन जनजातीय लोगों में पंचायतन व्यवस्था चलती है। जो गांव होता है उसे बोला जाता है पूर्वा। गांव को क्या बोला जाता है? पूर्वा। तो गांव का जो मुखिया होगा वो कहलाता है मुकद्दम। और मुकद्दम क्या होता है? जो पंचायत होती है गांव की, उसमें 5 पंच होते हैं। पंचायतन व्यवस्था में 5 पंच होते हैं, जिसमें गांव का जो मुखिया होता है उसे बोला जाता है मुकद्दम। इसके अलावा जो अन्य लोग होते हैं वो दीवान होता है, सम्रत होता है, कोटवार होता है और दवार होता है। या हम कहें कि जिस तरह से राजा होता था, फिर मंत्री होते थे, उसके नीचे और उसके नीचे सेवादार, इस तरह से होती थी। तो पंचायतन व्यवस्था में भी जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति रहता था, मुखिया रहता था, उसे बोला जाता था मुकद्दम। मुकद्दम से थोड़ा नीचे मंत्री या वजीर पद पर जो रहता था वो कहलाता था दीवान। और दीवान से निचले पद पर कौन रहता था? सम्राट। इस पंचायत को विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। यदि विभिन्न गुटों में, विभिन्न समुदायों में यदि आपसी विवाद होते थे तो उसके निपटारे के लिए पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता था। और इसमें जो प्रमुख निर्णय की भूमिका निभाता था वो कहलाता था दीवान। अर्थात जो न्याय कार्य थे, राजस्व कार्य थे, वो किसके अंतर्गत आते थे? दीवान के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। जो कोटवार होता था उसका कार्य था गांव का प्रशासन कार्य देखना। इसी तरह से सबके अपने अपने काम बटे हुए थे। ठीक है। तो जो गांव होता था उसे बोला जाता था पूर्वा। और जो 5 पंच होते थे उसमें मुकद्दम, दीवान, सम्रत, कोटवार और दवार, ये होते थे 5
पंच पंचायत के। ठीक है, इसके अलावा जो ये बैगा जनजाति है उसे कहा जाता है पुरोहित, या पुरोहित को ही बोला जाता है पंडा। तो पुरोहित का कार्य करने वाले बैगा जनजाति के लोगों को कहा जाता है बेबात। जो पुरोहित होता है, पुरोहित का कार्य करने वाला होता है बैगा जनजाति का व्यक्ति, उसे बोला जाता है बेबात। तो जो ये टर्मिनोलॉजी है इसको विशेष रूप से आप याद रखें कि बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव, साज का वृक्ष, जो हाईलाइटेड किया गया है ना वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। इनका जो गांव होता है उसे पूर्व कहा जाता है, इनकी पंचायतनी व्यवस्था क्या कैसी होती है, कौन कौन पंचायत में होता है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी याद रखें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इनके भोजन कि ये लोग क्या खाते हैं, इनका रहन सहन खान पान। तो खाने में प्रमुख रूप से मांस का सेवन करते हैं, क्योंकि जितने भी जनजातीय लोग हैं वो क्या है, मांसाहारी। तो जनजातीय लोगों में मांस जो बैगा जनजाति के लोग खाते हैं वो स्पेशली सुअर का मांस खाते हैं। जिस तरीके से भील जनजाति के लोग कड़कनाथ मुर्गे का मांस का सेवन करते थे, उसी तरह से बैगा जनजाति के लोग मांस विशेषकर सुअर का खाते हैं। और जो रोटी होती है वो मोटे अनाजों की पसंद करते हैं, कंदमूल, कौंदों, कुदकी, ये सब साग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनमें जो सुबह का भोजन होता है उसे विशेष नाम दिया जाता है, उसे बोला जाता है बासी। सुबह के खाने को कहा जाता है बासी, दोपहर के खाने को कहा जाता है पेज, और शाम के खाने को कहा जाता है बयारी। सुबह का भोजन होता है उसे बोलते हैं बासी। यदि आपने सुना हो शब्द कि जो रात की रोटी या सब्जी बचती है तो वो सुबह क्या हो जाती है, बासी, तो शायद इसीलिए उसे बासी बोला जाता होगा कि वो लोग रात में बना के रख लेते होंगे और सुबह उसको खाते होंगे, तो इस कारण से शायद उस भोजन को बासी कहा जाता होगा। तो सुबह का भोजन बासी कहलाता है। या आपने सुना होगा कलेवा, तो सुबह का भोजन बासी या कलेवा कहलाता है। दूसरी बात, जो दोपहर का भोजन होता है उसे कहते हैं पेज। दोपहर का भोजन पेज, और जो शाम का होता है वो तो ब्यारी, आपने भी सुना होगा। तो बासी, पेज और ब्यारी, ये तीनों शब्द कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको विशेष रूप से याद रखें। ठीक है, अब बात करते हैं इनके पहनावे की। खान पान तो हो गया, अब रहन सहन की बात करते हैं कि इनमें जो पहनते हैं पुरुष वर्ग, वो पहनते हैं लंगोटी, कमीज और सिर पर पगड़ी और हाथ में कड़ा। पुरुष वर्ग होता है वो लंगोटी, पगड़ी और हाथ में कड़ा पहनते हैं, जबकि जो महिलाएं होती हैं वो पहनती हैं एक स्पेशल तरह की धोती, उसे बोला जाता है कपची। कपची नामक छोटी धोती पहनती हैं, और इनमें एक प्रचलन है संपूर्ण शरीर में टैटू गुदवाने का। तो संपूर्ण शरीर में टैटू गुदवाने का प्रचलन है, टैटू गुदवाती हैं। सिर पर एक विशेष आभूषण पहनती हैं जिसे बोला जाता है फंदरी। कपची नामक छोटी धोती, संपूर्ण शरीर में गुदवाने का प्रचलन, और सिर पर एक विशेष आभूषण पहनती हैं जिसे बोला जाता है फंदरी। क्या बोला जाता है, फंदरी नामक आभूषण पहनती हैं। तो ये होगा इनके रहन सहन, पहनावे। और अब बात करते हैं इनके आवास की, कि कैसे घरों में रहते हैं। तो ये जनजातीय लोग, जो बैगा जनजाति के लोग हैं, वो स्पेशली बांस के घर बनाकर उनमें मिट्टी का लेप लगाकर दीवारें बनाते हैं, और ऊपर छत के रूप में ढलवा जो घास फूस होती है उसको डालकर ढक दिया जाता है। तो इस तरह से सामान्यतः जैसे सभी जनजातीय लोग घर बनाते हैं ना, उसी तरह से ये लोग भी बनाते हैं। अब देखते हैं इनकी सांस्कृतिक स्थिति, अर्थात इनमें प्रचलित विवाह की जो पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, और जो प्रमुख नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए विवाह की प्रथाएं। इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है। जिस तरह से अन्य जनजातीय लोगों में, स्पेशली गोंड जनजाति को छोड़कर, क्योंकि उसमें दूध लोटा पर विवाह प्रथा थी, तो उसमें समान गोत्र में विवाह होते थे, लेकिन अन्य जनजातीय लोगों की तरह बैगा जनजाति के लोगों में समगोत्रीय विवाह वर्जित हैं, अर्थात समान गोत्र में विवाह नहीं होंगे। दूसरी चीज, इनमें वधू मूल्य का प्रचलन है, अर्थात जो विवाह होता है, जिस तरह से भील जनजाति की जो उपजाति थी, भिलाला उपजाति, उसमें भी एक प्रथा चलती थी जिसे मैंने बताया था दापा प्रथा। झाबुआ की भिलाला जनजाति में दापा प्रथा प्रचलित है, जिसमें वर पक्ष द्वारा वधू मूल्य दिया जाता था। तो इसी तरह से बैगा जनजाति के लोगों में वधू मूल्य का प्रचलन है विवाह के समय। दूसरी बात, इनमें बाल विवाह वर्जित है, समगोत्रीय विवाह भी वर्जित है और बाल विवाह भी वर्जित है। मतलब काफी उन्नत लोग हैं, भले ही जनजातीय लोग हैं, इस आधार पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाल विवाह वर्जित है। ठीक है, तीसरी बात, इनमें जो विवाह की पद्धतियां प्रचलित हैं वो कौन कौन से विवाह होते हैं, पैठुल विवाह, लमसेना विवाह, चढ़ विवाह, उधारिया विवाह, मगनी विवाह, अपहरण विवाह, चोर विवाह, इस तरह से अनेक विवाह प्रचलित हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं वो है पैठुल विवाह और लमसेना विवाह। अब इसको समझिए, जो पैठुल विवाह होता है तो इसमें जो अविवाहित लड़की होती है, कुंवारी लड़की, वो अपने प्रेमी जिसके यहाँ पर
उसे शादी करवानी है, विवाह करवाना है, तो उसके घर पर रात्रि के समय घर के पिछले वाले दरवाजे से उस युवक के पास जाती है और जाकर उस युवक पर हल्दी चावल छिटक देती है, मतलब फेंक देती है। तो हल्दी चावल उस युवक पर छिड़कने से घर में पता चल जाता है, इसकी सूचना दी जाती है, फिर पंचायत का आयोजन किया जाता है और उन दोनों का विवाह संपन्न किया जाता है। तो देख सकते हैं पेट्रोल विवाह किस तरह से एक विवाह प्रथा है जो वर्तमान में ऐसा असंभव लगता है कि ऐसा कैसे, लेकिन होती है। एक पेट्रोल विवाह की प्रथा है जिसमें जो अविवाहित लड़की होती है वो लड़के के घर पर रात्रि के समय जाती है और उस पर हल्दी चावल का छिड़काव करती है और फिर सुबह पंचायत बुलाकर उनका विवाह की तारीख तय की जाती है, उनका विवाह बाद में संपन्न किया जा सकता है इस तरह से। ठीक है। दूसरा होता है लमसेना विवाह, जिसे मैंने बताया था सेवा विवाह भी बोलते हैं। इसमें जो वर होता है वो लड़की के घर पर जाकर सेवा करता है, उन्हीं के घर रहने लगता है घर जमाई बनकर, और फिर उनका विवाह संपन्न किया जाता है। चढ़ विवाह, जिसमें घोड़ी पर चढ़कर आता है, चढ़ विवाह और पठौनी विवाह दोनों बताए थे। उधारिया विवाह, जैसे मैंने बताया कि इनमें प्रचलित है बधुमूल्य का प्रचलन है, लेकिन यदि बधुमूल्य नहीं दिया जाता है तो उसे बोला जाता है उधारिया विवाह, या बाद में जिसे पे किया जाएगा बाद के लिए उधारी में यदि शादी की जाती है तो उसे बोला जाता है उधारिया विवाह। तो ये हैं विवाह की प्रचलित प्रमुख पद्धतियां। अब देखते हैं नृत्य। जो नृत्य वाला टॉपिक है, जब हम जनजातियों का नृत्य या उनकी लोक संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसमें इनका जिक्र अलग से आएगा। ठीक है, इसलिए इनके संबंध में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इनके जो प्रमुख नृत्य हैं वो है रीना कर्मा, सुआ, सैला, परधोनी नृत्य। जो बारात की अगवानी के समय किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? परधोनी नृत्य। दशहरा के अवसर पर दशहरा नृत्य और दादरिया नृत्य। ठीक है, तो जो प्रमुख नृत्य हैं इन लोगों में प्रचलित वो कौन कौन से हैं? रीना, कर्मा, दादरिया, परधोनी, सुआ और सैला। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वैगा जनजाति की संपूर्ण जानकारी। जो अगली क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे सहरिया जनजाति के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, साथ बने रहें। इस सीरीज को आपके सहयोग से ही कंप्लीट किया जा सकता है, इसलिए आपका सहयोग सराखों पर, और बाकी सब आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, बेहतर पढ़ें, ज़बरदस्त पढ़ें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।